Good morning, everyone. Today we are going to study the play Look Back in Anger, written by John Osborne. John Osborne. John Osborne. He was born on 12th December 1929 and died in December 1994. He was the dramatist, actor, screenplay writer, theatre manager, and anti establishment writer identified with the British left wing. हम आज लुक बैक इन एंगर यह प्ले इसका प्लॉट समरी थीम्स कैरेक्टर्स एंड एनालिसिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. द प्ले लुक बैक इन एंगर. कैसा लगता है ये नाम सुनकर, लुक बैक इन एंगर. एंगर है ना, मीन्स गुस्सा. ओके, लुक बैक इन एंगर. ये प्ले लिखा हुआ है जॉन ऑसबॉर्न ने इन 1956. 1956 में ये उन्होंने लिखा हुआ है. हिज फादर वॉज एन आर्टिस्ट. जॉन ऑसबॉर्न के जो फादर है, ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड ही डाइड इन 1941. जॉन ऑसबॉर्न्स फादर डाइड इन 1941 और उनके कुछ इंश्योरेंस के पैसों से जो उनके फैमिली को मिले हैं, जॉन ऑसबॉर्न ने उसमें बेलमोंट कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन किया. Osborne joined a touring theatre company. After that, he has joined the touring theatre company. Touring theatre means एक जगह से दूसरी जगह जो टूर पे जाते हैं थिएटर्स, ऐसे. Went on to work for several companies. और बहुत सारे कंपनीज के लिए उन्होंने काम किया. And he wrote his first play in 1950. 1950 में उन्होंने को क्या किया, फर्स्ट प्ले लिखा है. नाउ लुक बैक इन एंगर. लुक बैक इन एंगर ये बहुत ही फेमस बुक हो चुकी थी, बहुत ही फेमस प्ले हो चुका था, एज इट वॉज रिटन इन 1956. 1956 में ये लिखा गया है और इट बिकम वेरी फेमस. वाई? सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्ले? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्ले. लुक बैक इन एंगर ये प्ले के बाद एक न्यू कंसेप्ट आया है, डैट इज़ एंग्री यंग मैन. अब देखो, अगर मैं एंग्री यंग मैन बोलूँगी 90s 56 1960s 70s के, सो दिस कंसेप्ट अगर हमने देखे इज़ रिलेटेड टू इंडिया, तो हमारे सामने अमिताभ बच्चन आते हैं. ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द एंग्री यंग मैन. So, what do you mean by angry young man? Angry young man, जो एक young man है and he is angry. Why he is angry? The time of 50s, 60s, 70s. Why he is angry? Because he cannot express. है ना, हम गुस्सा कब होते हैं, हमको गुस्सा बहुत आता है ना. अब हम गुस्सा आने के बाद हम बोल देते हैं, पर एक पीरियड था जब हम गुस्सा आने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे. तो वो जो एंगर अपने अंदर दबा हुआ रहता था, हम उसको बता भी नहीं सकते थे, है ना, और दबा कर भी नहीं रख सकते थे, तो हमें उसे एक्सप्रेस करना होता था, है ना. सो दिस टाइप ऑफ एंगर इज एक्सप्रेस्ड बाय जॉन ऑसबॉर्न इन हिज प्ले लुक बैक इन एंगर. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू keep it in his heart and also he is not able to express. So how will he express? He has expressed this by writing the play. ये प्ले लिखकर उन्होंने एक्सप्रेस किया है. अब एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन को पूछा गया था एंग्री यंग मैन, तो एक कोटेशन है उनका, आई विल रीड इट. इन द माइंड्स एंड इन द हार्ट्स ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया, इन द माइंड्स एंड इन द हार्ट्स ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया देयर वॉज सम काइंड ऑफ सप्रेस्ड एंगर. एक दबा हुआ एंगर था उनके अंदर. समथिंग दैट दे डिजायर्ड and which was not being said.
They are desired to say, but they are not being said and not coming out. And that is not coming out. That is known as the angry young man. एक ऐसा आदमी जिनके अंदर बहुत सारा गुस्सा है and he is desired to express his anger, but it is not expressed. है ना? Okay, so such concept is known as angry young man in India. Now, what was the angry young man movement? जब ये लिखा गया था तब angry young man movement हुआ. So what do you mean by angry young man? Angry young man movement जब हम बोलते हैं, so it does not belong to one or singular anger, है ना? movement मतलब क्या है? जो उस जनरेशन में, उस टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, that is movement. So this angry young man movement belonged to number of playwrights from 1950s. ये जो कोटेशन दिया गया था angry young man, ये जो कमेंट दी गई थी कुछ वर्क्स के लिए, so that belongs to the number of playwrights. belong to middle class family. किसको belong किया था? एक middle class family and the lower middle class family को. They all were university graduates. ये जो playwrights थे, they were university graduates. Their plays deals with the class conflict. इनके जो plays है ये कैसे डील करते थे? क्लास कॉन्फ्लिक्ट से. क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडल क्लास. इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनके जो झगड़े हैं, इनके जो स्ट्रगल्स है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है, इकोनॉमिक क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, अपर लोअर मिडिल क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, with protagonist continuously fighting with his socio-political system. ये क्या था? ये जो प्ले थे ये कैसे डील करते थे? एक तो ये लोग ग्रेजुएट्स थे, दे आर फ्रॉम द मिडल क्लास फैमिली थे, जहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता था, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम था. नाउ सी हियर कि इन दिस लुक बैक इन एंगर प्रोटैगनिस्ट है जिमी पोर्टर. ओके, जिमी पोर्टर क्या है? एक वर्किंग क्लास का मैन है, बट ही इज ग्रेजुएटेड. क्या है वो? बट ही इज ग्रेजुएटेड. तो ही वॉज नॉट एबल टू बी एक्सेप्टेड बाय द अपर क्लास. ग्रेजुएशन तो ले लिया उन्होंने, स्कॉलरशिप से ले लिया, इंश्योरेंस के पैसों से ले लिया पापा के, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अपर क्लास. सो ये जो फ्रस्ट्रेशन था उनका, ये जो गुस्सा था, ये उनको किसी पे तो भी जताना था, बाहर निकालना था. सो दिस वर्क, जॉन ऑसबॉर्न का जो वर्क है ये, दिस इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. व्हाट इट इज़? इट इज़ अ autobiographical work. Now we will move towards some information about Look Back in Anger. This Look Back in Anger is the third play written by John Osborne. ये थर्ड प्ले है जो इन्होंने लिखा हुआ है. Look Back in Anger created a new sensation. ये प्ले लिखने के बाद एक देखो, ये प्ले लिखा हुआ था और इसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों पर हुआ. यस, बिकॉज इन्होंने क्या किया? अपना गुस्सा बाहर निकाला है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स बाहर निकाली है. ही हैज़ एक्सप्रेस्ड सॉरी ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग. बट से हियर कि हम कुछ भी काम करते हैं तो एक अच्छा बोलने वाले लोग रहते हैं, क्रिटिक्स मीन्स जजमेंट, क्रिटिक्स रहते हैं. कोई अच्छा बोलता है, कोई अपोज करता है. सो इन द सेम वे लुक बैक इन एंगर क्रिएटेड अ न्यू sensation, though most critics attacks the play as unpromising. It was a play which received with mixed feeling. ये प्ले कैसा था? इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स थी. इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी क्रिटिक्स बट इट बिकेम पॉपुलर. बहुत सारे जनों ने इस पे क्रिटिसाइज किया है, बट इट हैज़ बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट गिव थिएट्रिकल वॉइस टू द फ्रस्ट्रेशन. क्यों? ये प्ले को थिएट्रिकल वॉइस मिली. इसको क्या मिली? एक वॉइस मिली. किसको? फ्रस्ट्रेशन को एक वॉइस मिली. एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द यंग जनरेशन ऑफ ब्रिटन्स इन द 1950s. नाउ सी हियर
अब हम इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ये प्ले का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, देन ओनली वी कैन मूव टूवर्ड्स द प्ले. इन 1950s इट वॉज द क्रूशियल पीरियड ऑफ द ब्रिटिश पीपल. एक क्रूशियल पीरियड था ब्रिटिश पीपल का, बिकॉज 1950s क्या है, इट इज़ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड. So, Second World War, British lost its supremacy and the people slowly turning the reality. Lost supremacy, British की supremacy lost हो गई and the people were slowly turning towards the reality. Okay. Even though they were victorious in the war, British was victory. वो victory हो चुके थे, but then also by losing the supremacy, they were going towards the reality. Against the Hitler, they were victorious against the Hitlers and his allies. Britain had to pay dearly with it. After the war, devastated towns and cities, loss of a large section of youth. देखो वर्ल्ड वॉर होने में वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं. वर्ल्ड वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जब वर्ल्ड वॉर होता है सो देयर इज़ मैनी डिवास्टेटेड सिचुएशन हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है, लाइफ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यूथ जनरेशन जो है वो पूरी सेक्रीफाइस हो जाती है. पीछे बचते कौन है, महिलाएं है ना, वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एजेस. सो लॉस ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ यूथ का लॉस हुआ था. द ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस लॉस हो जाते हैं. वॉर इट इज़ नॉट ईजी, आज हम देख रहे हैं यूक्रेन का भी. ओके. एंड द इवेंचुअल लॉस ऑफ वर्ल्ड सुप्रीमेसी. This political background gave rise to the Cold War. Next, the Cold War was faced after Second World War. Second World War के बाद क्या हुआ, Cold War. The emergence of the two power blocks का emergence हुआ. The Western free world led by USA and the Eastern Soviet bloc led by USSR. The world had become divided into two power blocks. दो power blocks में world divided हो गया, USSR and other side USA. And there was even the threat of the nuclear war. जैसा कि हम आज देख रहे हैं परमाणु, ऐसा ही उस टाइम पर भी डर था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए. न्यूक्लियर वॉर होने से बहुत सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वर्ल्ड तबाह हो जाता है. और एक फ्रस्ट्रेशन था ब्रिटिश सोसाइटी में, एक फ्रस्ट्रेशन था. द मिडल एंड द लोअर क्लासेस ऑफ ब्रिटिश यूथ वेर फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द पीरियड. स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस था, है ना. हियर हैड ऑल्सो सीन incursions into the power structure since early Victorian times, with the ruling classes resisting every inch of the way. It was the period of social confusion and essence of loss. एक social confusion था, जहाँ वहाँ दबाई हुई थी, सुप्रीमेसी लॉस्ट हो चुकी थी, और जो लोग है, जो सोसाइटी है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड टू डिवाइड इनटू द टू ब्लॉक्स. अब जो एंग्री यंग मैन है, इट रेफर्स टू द न्यू जनरेशंस ऑफ राइटर्स. एंग्री यंग मैन क्या है, ये कंसेप्ट इट इज़ गिवन टू द राइटर हु अटैक्स द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू देयर लिटरेचर. ये ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने अपने लिटरेचर के थ्रू अपना जो डिप्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, जो सप्रेस्ड एंगर है, ये उन्होंने राइटिंग के थ्रू बाहर निकाला. These young writers who gave voice to the new generation people and it came to be known as the angry young men. और इनके लिखने के वजह से क्या हो गया है, दुनिया को आवाज़ मिल गई. जो न्यू जनरेशन है, इनको आवाज़ मिल गई एंड दे केम टू नो एज एंग्री यंग मैन. There was sharing the mood of new generation which is effectively captured by the play.
और ये जो एंग्री जो मूड है इट इज कैप्चर्ड बाय द प्ले। अब जो एंग्री यंग मैन है, ये एंग्री यंग मैन जो ये फ्रेज है, इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड बाय द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स। ओके, इट इज़ यूज्ड इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर। दिस फ्रेज वॉज गिवन बाय द न्यूज़पेपर। देखते हैं हम कुछ भी फ्रेज कहाँ से आती है, मीडिया पे से आती है ना। पहले मीडिया देती है और फिर वो लागू हो जाती है। So this was the phrase originally used by a British newspaper after the success of John Osborne's play Look Back in Anger. It has been used to describe young British writers of 1950s. Angry young man क्या है? It is the phrase used to describe the young British writers of 1950s. It has changed meaning over time and has become, when used more generally, to refers to a young person who strongly criticizes political and social institutions. A young generation who has criticizes the political and social institutions. The angry young men of Britain were actually a group of writers who emerged in the post-war 1950 decade. अभी ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स है जिन्होंने 1950s ये डिकेड में राइटिंग की है, लिटरेचर लिखा है। दैट इज़ हारोल्ड पिंटर, जॉन ब्रेइन, एलन सिलिटॉय, किंग्सली एमिस, फिलिप लार्किन एंड जॉन बैन। ऐसे ग्रुप जिन्होंने आकर एंग्री यंग मैन इस फ्रेज पर वर्क किया। विलियम कूपर, द अर्ली मॉडल एंग्री यंग मैन, दो कैम्ब्रिज एजुकेटेड, वॉज ए प्रोविंशियल राइटर in his frankness and material and is included in this group. Radical and anarchic themes were included in it. William Cooper भी इसमें included है. Now see here we have seen about the background of the angry young man.